अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करें तो देखिएगा 3 सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ 3 सूचकांक के फ्लो बिहेवियर इंडेक्स वाले द्रव के लिए फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का आयाम क्या होगा, यानी कि जो विमेय सूत्र है वो फिर से हमसे मालूम किया गया है। अब की बार मालूम किया गया है कि फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स। अब फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है, फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स हम किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं हम ए को। ठीक है, अब देखिएगा फिर हम इसको ए को अगर हम फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स बोलते हैं, लेकिन इसने दिया गया है कि इंडेक्स ऑफ 3 यानी कि जो एन की वैल्यू है उसने दे दी गई है। अब की बार उसने एन की वैल्यू दी है तो एन इक्वल टू हम रखेंगे 3। ठीक है, तो ए की हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, z अपॉन में डी यू अपॉन डी वाई, और इसकी वैल्यू हमें रखनी थी n। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखें तो देखिएगा z की फिर से m l-1 और t-2, z l-1 और t-2 ये हमारे पास थे। और जब हम बात करेंगे इसके तो ये t-1 हमारे पास आया था, लेकिन अब की बार ये n है तो n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं हम देखिएगा m l-1 और t-2, तो यहाँ से क्या जाएगा t प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, t प्लस 3 हो जाएगा। और अब की बार देखिएगा केवल हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि आयाम क्या होगा, तो यहाँ पर जो है देखिए इस t को रिलेट करिएगा तो m l-1 और जो t है वो हो जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पे m l-1 t1 कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच हो रहा है, यानी कि m l-1 और t ये आपका ऑप्शन मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इस तरीके से आपको ये डायमेंशंस निकालने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देगा, देखिए आपकी बार सूचकांक जो है इसने क्या दे दिया, सूचकांक यानी कि एन की वैल्यू 1 दी हुई है, और फ्लो बिहेवियर इंडेक्स वाले द्रव के लिए फ्लो कंसिस्टेंसी इंडेक्स का आयाम क्या होगा। आपकी बार उसने क्या कहा गया है, देखिएगा जो n है उसकी वैल्यू इसने 1 दे दी, तो हम क्या करेंगे, जो a है उसकी जो फार्मूला निकलता है वो क्या निकलता है, z अपॉन में डी यू अपॉन डी वाई, और इसके पावर में n होता है। तो यहाँ z का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, m l-1 और t-2, और यहाँ से अपॉन में हमारे पास t-1 आता है, और देखिएगा n की वैल्यू पहले से ही 1 है, तो यहाँ पर n ये t की वैल्यू ऊपर जाएगी +1 और ऊपर है -2। तो जब हम इसको करेंगे तो m l-1 और t-2 और ये हो जाएगा t+1। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो चेक कर लीजिएगा, m l-1 और t-1 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर देखिएगा m l-1 और t-1, यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिएगा कोई सा ऑप्शन है, नहीं आपको यहाँ पर कोई सा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर जो है व्हाट विल बी द डायमेंशंस ऑफ द फ्लो कंसिस्टेंसी बिहेवियर इंडेक्स ऑफ 1, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाता है m और l। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका कोई सा नहीं दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन आपका इसमें डी होगा। डी ऑप्शन में जो है वो t-1 करना भूल गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आएगा यही, आप अपने आप से भी निकाल के देखेंगे तब भी आपको यही मिलेगा, यानी कि उसने आयाम पूछा है, डायमेंशंस पूछी है, तो डायमेंशंस जो आएगी उसकी m l-1 t-1 ही आएगी। आप खुद से निकाल के देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, जो t है उसकी पावर -1 कर लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा निम्नलिखित में से कौन पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति के कारण योगदान देता है, यानी कि जो पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है जिसके कारण वह क्या है, केवल असंजक बल के कारण होता है या केवल ससंजक बल के कारण होता है, न तो ससंजक बल के और न ही आसंजक बल के कारण, और ससंजक बल और आसंजक बल दोनों बलों के कारण होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द रीजन
बिहाइंड ऑफ ओरिजिन ऑफ सरफेस टेंशन, ओनली कोहेसिव एडेसिव, या फिर कोहेसिव और एडेसिव दोनों, या फिर वो होता है कि कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स दोनों के कारण होता है। ठीक है, या नाइदर कोहेसिव या नाइदर एडेसिव। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कि कौन सा बल जो है वो पृष्ठ तनाव की उत्पत्ति का कारण बनता है, तो देखिए द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ ए liquid experience cohesive force due to surrounding liquid molecule acting downward and adhesive force due to surrounding gaseous molecules acting upward. Surface tension against due to the unbalanced force on the surface molecules. मतलब जो हमारे पास असंजक और आसंजक बल होता है उन दोनों के कारण जो है पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स यानी कि लिक्विड में जो है कोहेसिव फोर्स होता है जो सराउंडिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्टिंग डाउनवर्ड, जो मॉलिक्यूल्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करते हैं, और एडेसिव फोर्स के कारण जो है गैसेस के सराउंडिंग में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ एक्ट करते हैं। तो सरफेस टेंशन ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो सरफेस पर जो है एक टेंशन पैदा होती है, और किसके कारण होती है? संजक और असंजक बल दोनों के कारण होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि सरफेस टेंशन की उत्पत्ति होने का कारण क्या है? संजक और असंजक बल दोनों से ही सरफेस टेंशन उत्पन्न होती है, यानी कि किसी द्रव के सरफेस पर टेंशन उत्पन्न होती है, तनाव पैदा होता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एक पानी की बूंद का व्यास mm में क्या होगा जिसके अंदर का दबाव बाहरी दबाव से 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 0.075। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए सरफेस टेंशन दी हुई है 0.07। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चंस को पहले समझते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। सरफेस टेंशन से अगर आपको पता हो तो सरफेस टेंशन हम किससे करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो व्हाट विल द डायमीटर इन mm, डायमीटर दिया हुआ है उसने mm में, और इसके अंदर का दबाव जो है बाहरी दबाव से 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, और पृष्ठ तनाव को 0.075 न्यूटन पर मीटर के रूप में लिया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पास P है, देखिए एक बूंद है, बूंद का मतलब क्या है? वाटर ड्रॉपलेट। वाटर ड्रॉपलेट के लिए प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P4 सिग्मा अपॉन डी। क्या होता है? P4 सिग्मा अपॉन डी। तो P की वैल्यू अगर हम यहाँ से P हमें दिया हुआ है प्रेशर 0.05 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है हाँ डी हमें निकालना है, क्योंकि इसने दिया है कि व्यास क्या होगा। तो डी को हम निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा 4 सिग्मा अपॉन P। अब इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिएगा फॉर्मूला हमारे पास क्या बना? फॉर्मूला बना है हमारे पास D इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन P। अब 4 इंटू सिग्मा की वैल्यू क्या होगी? 0.075 होगी, और अपॉन में देखिए इसको हम कैसे करेंगे? जो P की वैल्यू दी हुई है 0.05, लेकिन वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दी गई है, तो उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात 4 यहाँ पर आएगा। तो 10 की घात 4 जब आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0.6 mm आंसर आ जाता है। 0.6 mm आंसर आता है। तो 0.6 कहाँ पर है? 0.6 देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको 0.6 मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं से हमने आंसर को निकाला। देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल एक ही तरीका है, फॉर्मूला, और आपके पास जो है कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट नहीं है तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक बाल्टी पानी के अंदर जो है वो DMM व्यास का एक साबुन का बुलबुला देखा जाता है। देखिएगा आपकी बार बात की है उसने कि एक जो है सोप बबल है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट के लिए अलग फार्मूला होता है प्रेशर का, सोप बबल के लिए अलग फार्मूला होता है, और जो
जेट होता है उसके लिए अलग फार्मूला होता है। देखिएगा तीनों के फार्मूले हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि वाटर ड्रॉपलेट था, तो वाटर ड्रॉपलेट के लिए जो पी का फार्मूला था यानी कि प्रेशर होता फोर सिग्मा अपॉन डी, और जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सॉफ्ट बबल के लिए होता है P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। और याद रखिएगा अगर आपको दिया गया है कि लिक्विड जेट, तो लिक्विड जेट के लिए आप फार्मूला लिखेंगे 2 सिग्मा बाई डी, 2 सिग्मा बाई डी। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये तीन फार्मूले हैं, तीनों पर क्वेश्चंस बनकर आते ही आते हैं। तो फर्स्ट हमने लिखा जो हमारे पास बूंद थी यानी कि वाटर ड्रॉपलेट, और सेकंड में सॉफ्ट बबल पर है और ये वाटर जेट का है। तो हमारे पास अब की बार फार्मूला बनता है सॉफ्ट बबल का। सॉफ्ट बबल का फार्मूला अभी हमने आपको बताया, और वो फार्मूला होता है P इक्वल टू 8 सिग्मा डी, P इक्वल टू 8 सिग्मा अपॉन डी होता है। अब यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, उन वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा। देखिएगा हमें निकालना है D, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 सिग्मा अपॉन में P हो जाएगा। तो 8 इंटू सिग्मा की वैल्यू रखेंगे तो 0.075 फिर से, और अपॉन में जो P की वैल्यू है, P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखिए ध्यान से, P की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.075, फिर से इसने सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखी है तो 10 की घात 4 आ जाएगा। अब यहाँ D की वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाती है 0.8 mm। अब देखिएगा 0.8 mm कहाँ पर है, 0.8 mm है हमारे पास यहाँ पर। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है 0.8, तो 0.8 mm पर आप टिक करोगे तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा क्या कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर व्यास के एक तरल जेट में, देखिएगा अब यहाँ पर जेट हमने अभी बताया तीनों का फॉर्मूला, तो यहाँ पर तीसरा भी आ गया जेट में, तो ये इसको भी कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर व्यास के एक तरल जेट में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का दबाव अंतर होता है, तो पृष्ठ तनाव को 0.075 न्यूटन पर मीटर के रूप में लें। तो देखिएगा 5 सेंटीमीटर व्यास है, आपकी बार उसने क्या किया डी का वैल्यू आपको दे दिया, ठीक है। आपको किसका वैल्यू दिया है डी का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.075, ये है न्यूटन पर मीटर में। देखिएगा सबसे पहले आप इसको देखिएगा, ये सेंटीमीटर में है और ये आपके पास न्यूटन पर मीटर में है, तो पहले उसको भी हम क्या करना पड़ेगा, यानी कि डी की वैल्यू को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 5 गुना 10 की घात कितना आ जाएगा -2 आ जाता है, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास जेट के लिए फार्मूला होता है, जेट के लिए फार्मूला होता है तो उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। तो P इक्वल टू यहाँ पर अगर हम करें, देखिए ध्यान से देखिएगा, P इक्वल टू 0.75 यहाँ पर हो जाएगा, और अपॉन में हमारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻²। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5 हमारे पास आंसर आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं, एक ट्यूब में एक तरल के स्तर में वृद्धि h है, यदि आधे व्यास की एक ट्यूब में समान मात्रा में तरल डाला जाए तो स्तर में क्या वृद्धि होगी। यानी कि एक ट्यूब में एक तरल के स्तर में वृद्धि है, यदि आधे व्यास की एक ट्यूब में समान मात्रा में तरल डाला जाए तो स्तर में क्या वृद्धि होगी। देखिएगा स्टूडेंट्स, पहले आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस जो 15 क्वेश्चन है उसका आंसर देख लीजिएगा। हमारा अभी आया था कि जो P है वो हमारे पास कितना होता है, जेट के लिए 2 सिग्मा अपॉन डी होता है, 2 सिग्मा अपॉन डी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 2 सिग्मा अपॉन डी होता है, तो इसको ध्यान से देखिए किस तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर जो P है उसको हम निकालेंगे, तो 2 इंटू सिग्मा की वैल्यू कितनी है 0.075, और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻²। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 1.5, तो देखिएगा 3
3 आपका आंसर सही मिलता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 3 ऑप्शन मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। सॉरी, पहले आंसर जो है हमसे कुछ गलत हो गया था, क्योंकि हमने 2 लगाना हम भूल गए थे, लेकिन जब आंसर हमने फार्मूला हमने सही लगाया तो आंसर हमें 3 मिला, तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाता है। ठीक है, तो आप सही कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे। एक ट्यूब में एक तरल के स्तर में वृद्धि h है, यदि आधे व्यास की एक ट्यूब में समान मात्रा में तरल डाला जाए तो स्तर में क्या वृद्धि होगी। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को जो है आप अपने माइंड में इस तरीके से टच करके रखिएगा कि थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ भी लिया तो उसमें जो है आपको ये क्वेश्चंस ऐसे मिल जाते हैं। तो थ्योरी को आप पढ़ करके रखिएगा, उससे ये है कि आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके माइंड में टच हो जाते हैं और जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी से क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, 2H। और 2H यहाँ पर आया कैसे? इसने बात की हुई है, इसने बात की है कि जो हमारे पास राइज ऑफ द लेवल ऑफ द लिक्विड इन ए ट्यूब, एक ट्यूब में एक लिक्विड लेवल है कहाँ तक, H तक, तो व्हाट विल बी द राइज इन द लेवल ऑफ द सेम अमाउंट इन लिक्विड ऑफ पोर्ड इनटू द ट्यूब ऑफ हाफ द डायमीटर, यानी कि डायमीटर को आधा करने पर जो लेवल है वो कहाँ तक जाएगा। तो देखिए, एक फार्मूला होता है हमारे पास जो कैपिलरी का होता है। कैपिलरी का फार्मूला हमने पढ़ा है कि H = 4S cos थीटा और अपॉन में होता है ρdg। इसमें हमने ये पढ़ा था, जहाँ पर H, देखिए यहाँ पर H क्या है, H है राइज इन लिक्विड हाइट इन द ट्यूब। ट्यूब में कितनी ऊंचाई तक द्रव जो है चढ़ा, उसके जो हम उसको नापते हैं वो नापते हैं, H से लिखते हैं। और S क्या है, सरफेस टेंशन है। यहाँ पर S सरफेस टेंशन है, उसको हम S से भी लिख सकते हैं या फिर हम सिग्मा से भी लिख सकते हैं, जैसा आप लिखना चाहो वैसा लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि अभी सर ने जो है S बताया था, जो सिग्मा बताया था, और अभी S से लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सिग्मा से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर थीटा है द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल है, यानी कि जो ट्यूब है उसमें जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ये वाला, ये इस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। ये थीटा एंगल है, यहाँ से ये थीटा एंगल होगा। और अब बात कर लेते हैं रो की। रो क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व है। और जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो ऑल अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट H अल्फा D, दस इफ़ D इज़ हेल्प, जो हमारे पास जो रह जाता है वो क्या है, H विल बी डबल। तो क्या है, अगर जो ये तो सभी कांस्टेंट होंगे, ये सभी कांस्टेंट होंगे, केवल हमारे पास क्या हो जाता है, D रह जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाता है कि D जो है वो बचता है जब हम उसको आधा करते हैं। देखिए, कोई हमारे पास ये है, जब हम इसको आधा आधा करते हैं तो आधा करने पर हमें क्या मिल जाता है, ये जो H है वो डबल मात्रा मिलता है, यानी कि जो हमारे पास होता है वो क्या होता है 2H, इसका डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी आप जो है माइंड में रखिएगा, केवल आपको थ्योरी पढ़ करके समझ में आएगा ये। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, देखिएगा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप। एक ट्यूब में एक तरल के स्तर में H वृद्धि है, यदि आधे व्यास की ट्यूब में समान मात्रा में तरल डाला जाए तो स्तर में क्या वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमने अभी बताया था, देखिए H = 4S cos थीटा अपॉन ρdg। ये कांस्टेंट और आपके ये भी कांस्टेंट हो रहे हैं, तो H जो समानुपाती है वो किसके हो जाएगा, 1/d। ठीक है, अब D को क्या कर दिया उसने, D को कर दिया आधा। अब D को उसने आधा कर दिया तो H जो है वो देखो, अगर इक्वल टू में लगाया तो 4S हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, अपॉन में रो होगा, इसको हमने आधा कर दिया, यानी D 1/2 है, और ये G हो जाएगा। तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा H = 8, और 8 कर दो, या हम कर सकते हैं 4, यानी कि 8S cos थीटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, रो और G। ठीक है, रो और G आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, हमारे पास जो आया है वो कितना आया है, H = 2 × 4S cos D अपॉन ρg, ये तो बचा। और ये क्या है, ये हमारे पास H है, तो H = कितना बचा, 2H। तो कितना आया, 2H। ठीक है, D को उसने आधा किया है, बस इतना समझ लीजिएगा। जहाँ पर D था वहाँ पर हम 1/2 रख दीजिए, और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये बचेगा। ये पहले से ही क्या था, H था, तो क्या आ जाएगा 2H।
तो ये 2H आया है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इसको हम करने वाले हैं। द्रव 1 और 2 के पृष्ठ S और घनत्व का अनुपात क्रम से 1:2 और 1:4 है। पहला द्रव दे रखा है, दूसरा द्रव दे रखा है, पृष्ठ तनाव S है, घनत्व का अनुपात दे रखा है 1:2 और 1:4। दो तरल पदार्थों को समान मात्रा को दो समान ट्यूबों में डाला जाता है। दोनों नलियों में द्रव स्तर में वृद्धि का अनुपात क्या होगा? मान लें कि संपर्क कोण क्या है? समान है। द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन S एंड डेंसिटी रो ऑफ लिक्विड 1 and 2 are 1:2 and 1:4 respectively. Equal amount of two liquids is poured into two identical tube. What will be the ratio of the rise in the liquid level in the two tube? Assume angle of contact be same. Angle of contact क्या है? सेम है, यानी कि थीटा क्या होगा? थीटा सेम हो जाएगा। जब थीटा सेम है तो हम बात करेंगे उसी फॉर्मूले से, यानी कि देखिएगा अगर आपके पृष्ठ तनाव आए और लिक्विड को किसी नली में चढ़ाने की बात आए तो हाइट लिक्विड में जो भी लिक्विड की हाइट होगी किसी नली में वो होती है H = 4S। S की जगह पर हमने क्या बताया था आपको? सिग्मा भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा ρdg। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें आप देखिएगा कि किस तरीके से आपको बताया गया है। हमने इसने क्या कहा है कि द रेशियो ऑफ द सरफेस टेंशन और डेंसिटी, सरफेस टेंशन S और डेंसिटी रो, इन दोनों का जो रेशो है वो क्या होगा? अब देखिएगा ये हमारे पास सरफेस टेंशन और रो है, सरफेस टेंशन और रो है, ये हो गया। तो यहाँ से हम ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। अगर हम बात करें S1 रो 1, ठीक है, S1 रो 1 और इनटू में S2 रो 2, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है H1/H2 के। यानी कि अगर हम यहाँ पर 1 के लिए पाइप 1 के लिए निकालें और फिर पाइप 2 के लिए निकालें, उन दोनों का रेशो रखें तो हमारे पास जो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। दोबारा से करते हैं, बता देते हैं आपको। हमारे पास होता है फॉर्मूला H = 4S cos थीटा और अपॉन में होता है ρgd, ठीक है। ये अगर हम 1 के लिए लें तो ये हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और 2 के लिए भी हमारे पास ये होगा, यानी कि 4S2 cos थीटा हो जाएगा, और अपॉन में हम क्या कर सकते हैं? ρ2g हो जाता है। अब जब हम करते हैं H1/H2 तो सभी को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास मिलता है वो मिलता है S1 × ρ2/S2 × ρ1, ये हमें मिलता है। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब जब हम S1 और S1/ρ1, ठीक है, कर सकते हैं, S1/ρ1 कर सकते हैं, और ρ2 में S2 कर सकते हैं। इन दोनों का रेशो हमें दिया हुआ है तो इन दोनों को रेशो की वैल्यू रख देंगे। अब इन दोनों की रेशो की वैल्यू रख देंगे, यानी कि हमारे पास हो जाएगा H1/H2 = S1/ρ1 और इनटू जो ρ2 में S2 हो जाएगा। इनकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 × 4/1 कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2/1 आ जाएगा। तो देखिएगा 2:1 क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा? 2/1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा 2/1, यानी कि 2:1 हो जाता है। तो देखिएगा इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको टिक करना होगा। आपके पास 50 क्वेश्चन होंगे और आपके 90 मिनट होंगे, तो एक तरीके से 2 मिनट का टाइम भी आपके पास नहीं है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस आप कीजिएगा। कॉपी पेन साथ लेकर के बैठिएगा, तब आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। देखिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? एक ट्यूब में तरल के स्तर में वृद्धि H है, यदि आधी राशि बाहर डाल दी जाए तो द्रव स्तर में नई वृद्धि क्या होगी? अब की बार इसने क्या कहा है कि आधी राशि को वो क्या कह रहा है? बाहर डालने को कह रहा है, ठीक है। तो द राइज ऑफ द लिक्विड लेवल फॉर ए लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड प्रेजेंट।
in tube. Since same tube is used to the same liquid, it considered the rise of the liquid level will remain the same. तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि जो भी हमारे पास लिक्विड लेवल है वो फिर भी क्या होगा, वो फिर भी हमारे पास सेम ही रहेगा, यानी कि द राइज ऑफ द लिक्विड लेवल ऑफ द लिक्विड इन ट्यूब एज इफ हाफ द अमाउंट ऑफ द पोर्ड आउटसाइड what will be the new rise of the liquid. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम ही रहेगा, यानी कि H ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही टिक कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19, यदि 10 mm व्यास की एक कांच की ट्यूब को पानी में डुबाया जाए, 10 mm व्यास की एक कांच की ट्यूब को पानी में डुबाया जाए, ठीक है, तो कोशिका में वृद्धि ये गिरावट क्या होगी, और पृष्ठ तनाव की वैल्यू दी हुई है और जी की वैल्यू उसने दी हुई है, संपर्क कोण उसमें दिया गया है 0। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को आप फट से सॉल्व करके और आंसर बता दीजिए करेगा। यहाँ पर जो है हाइट की बात की गई, यानी कि कोशिका में जो है वो पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इसकी बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना होगा 4s cos थीटा अपॉन में रो डी जी। अब आप इससे सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा हाइट बतानी है तो h की वैल्यू बतानी है 4 इंटू 0.075, ये आपको दे रखी है s की वैल्यू, यानी कि पृष्ठ तनाव की वैल्यू दी हुई है, और इंटू में देखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 0 दी हुई है, अपॉन में कॉपी पेन लेके बैठिएगा, साथ साथ करते रहिएगा। अब हमें रो की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, ठीक है। जब हमें नहीं दिया हुआ तो हम 1000 यानी कि वाटर की रख लेते हैं। अब वाटर की हमने वैल्यू रख दी। अब क्या दिया हुआ है इसने, देखिएगा व्यास दिया हुआ है 10 mm, यानी कि 10 × 10 की घात -3 हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इंटू में जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है, ठीक है। अब हम जब इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 3 mm। क्या आता है 3 mm। तो 3 mm कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा केवल क्वेश्चन में जब इसे हमने वैल्यू को पुट किया और उसको सॉल्व किया तुरंत हमें आंसर मिल जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चंस वो देगा, आपका क्वेश्चंस थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन आपको जो है क्वेश्चंस को समझना है, और डायरेक्ट फॉर्मूले पर भी वो क्वेश्चन देगा, वो कभी भी आपको लेंथी क्वेश्चन नहीं देगा, लेकिन आपको लगेगा कि लेंथी है, लेकिन लेंथी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला रखो, फार्मूला रख के कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट अगर आपकी याद है तो कंसेप्ट लगाते ही आपका आंसर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो देखिएगा 1 सेंटीमीटर व्यास की एक पानी की बूंद एक ही व्यास की 1000 समान बूंदों में टूट जाती है, पृष्ठीय ऊर्जा में लाभ या हानि क्या होगी। आपकी बार पृष्ठीय ऊर्जा में लाभ या हानि पूछी है, तो पृष्ठ तनाव उसने दे रखा है 0.075 न्यूटन पर मीटर के रूप में। ए वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर ब्रेक इनटू 1000 सिमिलर ड्रॉपलेट ऑफ सेम डायमीटर की सिमिलर ड्रॉपलेट में टूट जाती हैं, और 1 सेंटीमीटर की बूंद जो है वो ब्रेक हुई 1000 बूंद में वो बदल गई, बराबर डायमीटर की बूंद में बदल गई है। तो व्हाट विल बी द गेन और लॉस इन द सरफेस एनर्जी, तो उसने जो है पृष्ठीय ऊर्जा में क्या लाभ और क्या हानि हुई ये आपको बताना। तो देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आपको जो है करने में आसानी होगी अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो, कंसेप्ट को समझ पाए तो। देखिएगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मास जो है वो कितना हो जाएगा 1000 इंटू एम, ठीक है, 1000 इंटू एम हो जाएगा, वेयर एम मास ऑफ द बिग ड्रॉप, यानी कि जो कैपिटल एम है वो क्या है, बड़ी बूंद का मास है, ठीक है। यानी कि जो 1 सेंटीमीटर की ट्यूब थी उसका जो है मास कितना है, कैपिटल एम, ठीक है। अब जो स्मॉल एम है वो क्या है, मास ऑफ द इस ड्रॉप, यानी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट है प्रत्येक ड्रॉपलेट का जो मास है वो स्मॉल एम है। तो एज्यूमिंग डेंसिटी टू कांस्टेंट, और हमने मान लिया कि डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, डी पावर ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू डी क्यूब हो जाएगा, दैट इज़ द डी इक्वल टू 10D। अब जब वो उसने क्या किया कि 1000 सिमिलर ड्रॉपलेट में बदला है, तो देखिएगा जो छोटी छोटी बूंदों का डायमीटर है वो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी कि डी क्यूब हो जाएगा, और ये 1000 इंटू स्मॉल डी क्यूब। अगर हम बड़ी वाली बूंद का क्यूब करें डायमीटर के तो क्या हो जाएगा, जो 1000 बूंद हैं और जो स्मॉल डी है उनका भी क्यूब हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा। लेकिन जो डी है वो क्या है 10D, ठीक है, जो डी है वो क्या है 10D के बराबर है। तो डी डायमीटर ऑफ द बिग ड्रॉप और डी जो है डायमीटर ऑफ द
स्मॉल ड्रॉप। अब बात करते हैं सरफेस एनर्जी, यानी कि सरफेस एनर्जी में लाभ और हानि, यानी कि चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी। तो चेंज ऑफ सरफेस एनर्जी यानी कि किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन सरफेस एरिया के बराबर होती है। तो देखिएगा सरफेस टेंशन कितनी है, 0.07। आप लिख लीजिएगा पहले कि सरफेस एनर्जी यानी कि पृष्ठीय ऊर्जा जो होती है वो सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव और इंटू में किसके बराबर होती है, चेंज इन सरफेस एरिया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि सरफेस एनर्जी यानी कि देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख ही देते हैं, पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठीय ऊर्जा किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है पृष्ठ तनाव और चेंज इन एरिया यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन। ठीक है, क्षेत्रफल में परिवर्तन के बराबर होती है। तो पृष्ठ तनाव कितना है, 0.075। ध्यान से देखिएगा, इनटू क्षेत्रफल में परिवर्तन हम किस तरीके से निकालते हैं, जब कैपिटल डी जो है वो 10D के बराबर हमने माना तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू पाई डी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में पाई डी स्क्वायर। ठीक, अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो बन जाता है वो आता है हमारे पास, देखिएगा इक्वल टू में 0.075 हो जाएगा इंटू 9 पाई इंटू 10⁻⁻², और इसकी पावर जो है कितना हो जाएगा, +2। आंसर हमारे पास 0.212, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा आंसर कहाँ पर मैच हो रहा है, तो 0.212 MJU हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवन क्लासेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।